ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो कोर्स है हमारा, ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर हम आपको बेहतर तरीके से टेस्टिंग टेक्नोलॉजी और टेस्टिंग के रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, ताकि टेस्टिंग के अंदर बहुत सारा कंपटीशन है तो आप इजीली उस कंपटीशन को ब्रेक कर सकोगे। ओके, मतलब आपके पास उतना सारा स्किल और उतने सारे टूल्स और टेक्नोलॉजी होंगे जो कि कंपनी के अंदर उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि टेस्टिंग के टाइप्स है, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, जैसे मैनुअल टेस्टिंग होता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है। तो यह मैनुअल टेस्टिंग तो अभी खुद ही डेवलपर करते हैं। ओके, तो मैनुअल के लिए बंदा भी होता है, लेकिन ऑटोमेशन टेस्टिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, तो यह हम मैनुअल और ऑटोमेशन दोनों भी देखेंगे। उसके बाद टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज आती है कि अलग अलग मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने के लिए, जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग होता है। ठीक है, तो आप ये तीनों भी मेथोडोलॉजी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं टेस्टिंग लेवल की। तो टेस्टिंग के अंदर भी टेस्टिंग की लेवल होती है कि अलग अलग लेवल पे टेस्टिंग की जाती है। जैसे यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग तो ये अक्सर डेवलपर ही परफॉर्म करते हैं इसको, यूनिट टेस्टिंग को, क्योंकि जब भी डेवलपमेंट करते हैं तो उस टाइम डेवलपर ही इसका कोड लिखते हैं। ओके, तो समटाइम यहाँ पे टेस्टर भी यूनिट टेस्टिंग करता है। ओके, उसके बाद आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये भी एक टेस्टिंग का लेवल है, तो आपको इस लेवल के इसके रिगार्डिंग भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पे टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, नाउ यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग। ओके, सो हियर ये कंप्लीट ओवरऑल सिस्टम फंक्शनलिटी की टेस्टिंग होती है। तो ये भी एक टेस्टिंग का एक लेवल है कि आप किस लेवल पे टेस्टिंग करना चाहते हो। आप जैसे कि यूनिट टेस्टिंग यूनिट लेवल पे होती है, और जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, तो यहाँ पे हम अलग अलग मॉड्यूल को एक साथ किस तरीके से इंटरेक्ट हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग टेस्टिंग किया जाता है। उसके बाद है सिस्टम लेवल टेस्टिंग, यहाँ पे जो कंप्लीट सिस्टम की जो फंक्शनलिटी है, ओवरऑल फंक्शनलिटी, उसके ऊपर इस टाइप की टेस्टिंग की जाती है। तो ये टेस्टिंग की लेवल है। ठीक है, सो नंबर है ना एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, तो हियर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होती है, यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन चेक किया जाता है कि सच में ये जो टेस्टिंग जो है ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करिए या नहीं करिए यूज़र के, जिसके लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। और ये टेस्टिंग होने के बाद आपका सॉफ्टवेयर फाइनली क्या होता है, रेडी होता है कि प्रोडक्शन के लिए। ओके, तो चलो अभी यहाँ पे जो एक्सेप्टेड टेस्टिंग ये जो फाइनल होता है, तो यहाँ पे देखो ये टेस्टिंग अगर कंप्लीट होता है तो इसका मीन्स क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय रेडी टू यूज, रेडी करने के लिए यहाँ पे वो एप्लीकेशन एश्योर किया जाता है। ठीक है, तो ये टेस्टिंग के लेवल है, तो हम यहाँ पर भी देखेंगे। तो ये ब्रॉड कैटेगरी होती है, लास्ट में एक्सेप्टेंस और सिस्टम। तो यूनिट टेस्टिंग के अंदर एक स्पेसिफिक यूनिट ऑफ कोड चेक किया जाता है जो कि स्पेशल फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होकर काम करते हैं, तो उस मॉड्यूल एक दूसरे के साथ किस तरीके से प्रॉपर वर्क हो रहा है नहीं हो रही है और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे नहीं, ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग के जरिए देखा जाता है। रही बात सिस्टम टेस्टिंग की, तो सिस्टम के अंदर जितने भी फंक्शनलिटी होती है सारी फंक्शनलिटी उसके अंदर चेक की जाती है। और लास्ट में एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब कि आपका एप्लीकेशन जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बना है वो वर्क कर रहा है, अभी वो डिप्लॉय करने के लिए रेडी है। तो ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बाद ये एश्योर होता है। ठीक है, सो अभी बात करते हैं यहाँ पे कि फिर इसके भी कुछ ऑटोमेशन टेस्टिंग के फ्रेमवर्क्स होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेमवर्क ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग, फ्रेमवर्क्स ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो ऑटोमेशन टेस्टिंग जो होता है इसके लिए ऑटोमेटेड काम करने के लिए फ्रेमवर्क बनाए गए हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जैसे जो आता है नंबर 1 आता है डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क जाता है, डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क आता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से। तो यहाँ पे फ्रेमवर्क की डेटा ड्रिवन एक फ्रेमवर्क होता है। ओके, सो हियर यहाँ पे इसके अंदर जो आपका डेटा होता है, ओके, डेटा और उसका जो लॉजिक होता है उसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म उसको सेपरेटली चेक किया जाता है। ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगा, अभी आपके ध्यान में नहीं होगा। तो ये डेटा ड्रिवन एक फ्रेमवर्क होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर। सो नाउ नंबर 2 है कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क होता है, कीवर्ड ड्रिवन।
कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क होता है। ओके, सो हियर तो ये जो कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क होता है जो कि जिसका टेक्निकल बहुत मतलब ज़्यादा टेक्निकल की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो उस टाइप का बंदा भी इसका इस्तेमाल करके टेस्टिंग कर सकता है बेस्ड ऑन द कीवर्ड। ओके, तो हियर कीवर्ड का इस्तेमाल करके किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो। तो इस टाइप का जो कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क होता है वो उस टाइप की टेस्टिंग के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे थर्ड चीज़ है यहाँ पे हाइब्रिड फ्रेमवर्क। यहाँ पे हाइब्रिड फ्रेमवर्क, अब ये जो हाइब्रिड फ्रेमवर्क जो होता है ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क और कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क का कॉम्बिनेशन बनके एक हाइब्रिड फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, जो भी ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ कंपनी में अभी डिमांड आपने देखा भी होगा कि ज़्यादा डिमांड होती है BDD, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट, बिहेवियर ड्रिवन बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट, उसको BDD कहा जाता है, इसको BDD कहा जाता है। ओके, तो हियर तो ये बिहेवियर ड्रिवन टेस्टिंग की कंपनी में डिमांड है ज़्यादा। ठीक है, इस टाइप के फ्रेमवर्क की। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी टेस्टिंग जो प्रोसेस है उसके अंदर डेवलपर, टेस्टर और जो भी स्टेक होल्डर है जिसका आप सॉफ्टवेयर बना रहे, ये सारे तीनों का कोलैबोरेशन बना के एक दूसरे के साथ डिस्कस बातचीत करके टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की जो टेस्टिंग की बहुत आवश्यकता होती है क्योंकि डेवलपर टीम अलग होती है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है, उनका माइंडसेट अलग होता है। फिर टेस्टिंग टीम अलग होती है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है, उनका माइंडसेट अलग होता है। और ये दोनों के साथ जो स्टेक होल्डर होता है, जो मतलब एक्चुअली जिसको हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, जिसके लिए बना रहे, वो उसका एक माइंडसेट अलग होता है, वो अलग पर्सपेक्टिव से सोचता है, देखते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर इस टेस्टिंग प्रोसेस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं ताकि एप्लीकेशन बेहतर तरीके से रिजल्ट दे सके। ओके, और रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड होती है। ठीक है, तो इस टाइप का जो टेस्टिंग फ्रेमवर्क है इसके अंदर जो टूल आते हैं, फ्रेमवर्क आते हैं, मतलब टूल जिसके अंदर आता है ककुम्बर, एक आता है ककुम्बर एंड सेकंड आता है JBehav। ठीक है, तो ये दो टूल इस्तेमाल होते हैं जो कि बिहेवियर ड्रिवन टेस्टिंग करने के लिए। यहाँ पे HeHaver हो गया, सॉरी, यहाँ पे बिहेवियर ड्रिवन टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो ककम्बर एक होता है और JBehav होता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है। तो हम ये भी देखने वाले हैं क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें है। ओके, तो यहाँ पे जो कोर्स डिज़ाइन किया गया था, आपको जो दिया गया था, उससे ये बहुत प्रीमियम लेवल के कंटेंट मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये ककुम्बर भी देखेंगे हम, इसकी अभी कंपनी में बहुत डिमांड है। BDD टेस्टिंग के लिए अभी बहुत सारे एम्प्लॉय चाहिए उनको। ठीक है, टेस्टिंग के अंदर। नाउ उसके बाद जो आता है यहाँ पे मॉड्यूलर फ्रेमवर्क, नंबर 5 मॉड्यूलर फ्रेमवर्क। ओके, अब ये जो मॉड्यूलर फ्रेमवर्क है, तो यहाँ पे जो भी आपका एप्लीकेशन है कि इसको ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल मॉड्यूल के अंदर, और सारे मॉड्यूल को अपनी लेवल पे चेक किया जाता है और उससे पूरे एप्लीकेशन को प्रॉपर वे से डिफाइन किया जाता है कि वेदर इज क्वालिटी, अश्योर द क्वालिटी और नॉट, मतलब इंश्योर द इट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर। तो इसके हिसाब से सारा एप्लीकेशन चेक किया जाता है। ओके, तो ये जो मॉड्यूलर फ्रेमवर्क होता है इसको मतलब ये आपके एप्लीकेशन को डिवाइड करता है, मॉड्यूल में डिवाइड करता है और फिर उस मॉड्यूल को सेपरेटली टेस्ट करता है जो कि आपकी ओवरऑल सिस्टम की फंक्शनैलिटी उसके अंदर कवर किया जाता है। ठीक है, तो ये एक मॉड्यूलर फ्रेमवर्क भी यहाँ पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब इसके बाद जो होता है पॉपुलर टेस्टिंग टूल्स जो कि अभी मार्केट में ज़्यादा यूज हो रहे हैं। पॉपुलर टेस्टिंग टूल जिसका इस्तेमाल किया जाता है आपकी ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए। तो सबसे नंबर 1 जो टेस्टिंग टूल यूज होता है जो कि सेलेनियम। ओके, यहाँ पे तो ये सेलेनियम जो टूल है ये अभी मोस्ट वाइडली यूज होता है वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। तो सेलेनियम आपको सीखना ज़रूरी है। तो ये सेलेनियम भी हम पढ़ने वाले इसके अंदर, जो कि आपको बेहतर तरीके से टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग उसके अंदर सिखाया जाएगा। ठीक है, हियर उसके बाद है एपीएम
एपीएम नाम का एक टूल है। तो ये टूल जो होता है, ये टूल यूज़ होता है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम iOS और एंड्रॉयड ऐप जो होते हैं उनको, सॉरी, मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए, जैसे कि एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड ऐप, एंड्रॉयड एंड iOS ऐप, iOS ऐप, ये एंड्रॉयड एंड iOS ऐप के लिए। तो जो भी आपके एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन या iOS एप्लीकेशन, उनको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एपीएम का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वन है JUnit और TestNG, JUnit एंड TestNG। ठीक है, तो यहाँ पे JUnit और TestNG ये भी एक फ्रेमवर्क है, ये जावा एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो हियर फॉर जावा एप्लीकेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो जो भी जावा में बने वाले एप्लीकेशन है उनको टेस्ट करने के लिए JUnit और TestNG फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसकी भी मार्केट में डिमांड है टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है ना। उसके बाद है सिप्रेस। ये सिप्रेस एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, टूल है। तो इसका मेन पर्पज़ है कि ये आप इसका यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए, जावास्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो हियर यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट के ऊपर बने हुए हैं, जैसे एंगुलर के अंदर है, रिएक्ट है, नोड.js है, Vue.js है, तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी के अंदर बने वाले हैं उस एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए सिप्रेस फ्रेमवर्क का मतलब टूल का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपको बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है ना। उसके बाद है कैटालॉन स्टूडियो। कैटालॉन स्टूडियो, ठीक है। अब ये जो कैटालॉन स्टूडियो है ये एक ऑल इन वन सूट है। ओके, मतलब ये इसके अंदर आप वेब एप्लीकेशन भी टेस्ट कर सकते हो, वेब ऐप, मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप। ठीक है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या कर सकते हो, ये इसके अंदर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये अभी ऑटोमेशन ऑल इन वन टेस्टिंग टूल है जिसके अंदर आप सारी टेस्टिंग कर सकते हो। तो कैटालॉन की भी कंपनी में डिमांड है यहाँ पे, कैटालॉन। ठीक है, इसके अंदर वेब ऐप भी आप टेस्टिंग कर सकते हो, वेब ऐप की, मोबाइल ऐप की भी और डेस्कटॉप ऐप की भी टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, सो नंबर 6 यहाँ पे है JMeter। तो JMeter ये भी कंपनी में आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसका मेन पर्पज़ है परफॉर्मेंस एंड लोड टेस्टिंग। ठीक है, तो ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है JMeter, क्योंकि इसके अंदर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं हम और एप्लीकेशन की स्केलेबिलिटी और लोडिंग को टेस्ट करते हैं। ओके, तो हमारा एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम सिचुएशन किस तरीके से परफॉर्म करता है और कितना लोड हैंडल कर सकता है अगर उसके ऊपर लोड आता है। तो लोड मीन्स मैक्सिमम कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग, मतलब ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए। तो किस तरीके से वो हार्डवेयर का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको आउटपुट देता है। तो ये सारी चीज़ टेक्निकली यहाँ पे JMeter टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद है पोस्टमैन। अब ये पोस्टमैन ये जो है ये भी एक टेस्टिंग टूल है। इसका मेन पर्पज़ होता है API टेस्टिंग के लिए, API टेस्टिंग। ओके, सो मतलब ये होता है कि हम किसी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जिसको हमें चेक करना है, टेस्ट करना है ओवर दी HTTP प्रोटोकॉल, ओवर दी नेटवर्क, तो यहाँ पे पोस्टमैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो पोस्टमैन का इस्तेमाल करके हम REST API और जो भी GraphQL है, व्हाटएवर API है, ओके, वेब API, उसको टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे पोस्टमैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो पोस्टमैन एक पॉपुलर टूल है, अभी सब जगह पे पोस्टमैन ही यूज़ किया जाता है API टेस्टिंग के लिए। ओके, उसके बाद है PyTest। ओके, सो PyTest ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आप टेस्टिंग के कोर्स में अगर इसको भी पढ़ते हो PyTest को,
तो आपके लिए अभी फिलहाल बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि ये पाईटेस्ट जो टूल है ये स्पेशल पाइथन में बने एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अभी पाइथन के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे ह्यूज पाईटेस्ट की रिक्वायरमेंट है पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए, फिर चाहे वो डेटा साइंस हो एप्लीकेशन हो या मशीन लर्निंग हो या वॉटएवर, तो यहाँ पे पाईटेस्ट का इस्तेमाल होता है। तो ये भी इसकी एक मार्केट में डिमांड है। ओके, उसके बाद है यहाँ पे इट इज़ अ पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन टेस्टिंग, पाइथन एप्लीकेशन टेस्टिंग, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है 9 नंबर में ये होता है रोबोट फ्रेमवर्क। ओके, अभी जो रोबोट जो फ्रेमवर्क है ये, ओके, तो ये कीवर्ड ड्रिवन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है फॉर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए। कीवर्ड ड्रिवन फॉर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। तो जो भी आप एक्सेप्टेंस टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए आपको ये कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क है, यहाँ पे रोबोट नाम है उसका, तो फाइनली जो भी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है तो इसका मतलब ये रेडी टू डिप्लॉय, आप उसको यूज करने के लिए स्टेक होल्डर को दे सकते हो, ठीक है। तो ये भी फ्रेमवर्क की इम्पोर्टेंस है टेस्टिंग के अंदर। तो अलग अलग कंपनी टेस्टिंग के अलग अलग तरीके से ये करता है, मतलब टूल्स यूज करता है बेस्ड ऑन उनके एप्लीकेशन टाइप, एप्लीकेशन टेस्टिंग लेवल, एप्लीकेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कंसिडर करके, ठीक है। तो यहाँ पे अभी टेस्टिंग की कुछ प्रोसेस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे टेस्टिंग प्रोसेस क्या क्या होती है। जैसे यहाँ पे 6 नंबर पे है कि हम ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। तो कोई भी चीज़ करने की एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से उस चीज़ को किया जाता है। तो यहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग एक प्रोसेस है, ऑटोमेशन टेस्टिंग करने की भी एक प्रोसेस होती है। तो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके पूरा एप्लीकेशन को ऑटोमेटेड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 में आता है टेस्ट प्लानिंग। ओके, हियर सो यहाँ पे सबसे पहले हम टेस्ट प्लानिंग डिफाइन करते हैं कि हम टेस्टिंग अगर करना है तो हमें टेस्टिंग का प्लान डिफाइन करता है। तो प्लानिंग के अंदर हम उसका टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हैं। ओके, जैसे कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले हैं, स्ट्रैटेजी। ओके, उसके बाद हम उसका गोल, हमारा गोल क्या है टेस्टिंग का, ये डिफाइन करते हैं गोल्स। और उसके अंदर बाद में हम डिफाइन करते हैं टूल्स कि किस टूल का इस्तेमाल करना है हमें टेस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पे पहले टेस्ट प्लान किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको टेस्टिंग का प्लान, पहले टेस्टिंग प्लानिंग होती है। ओके, उसके बाद होती है टेस्ट डिज़ाइन। टेस्ट डिज़ाइनिंग, अब टेस्ट डिज़ाइनिंग का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे टेस्ट केसेस बनाते हो। ओके, तो जैसे कि क्रिएट टेस्ट केसेस, आप टेस्ट केसेस को बनाते हो, मतलब आप टेस्ट करने के लिए अलग अलग केस आप बनाते हो। ओके, केस मीन्स अलग अलग एक क्या बोलते हैं उसको, कि फंक्शनलिटी को आपको चेक करना है अलग अलग तरीके से, उसको हम टेस्ट केस कहते हैं। ओके, तो ये केस में क्या होगा, वो अगर केस ऐसी है तो क्या होगा। तो अलग अलग तरीके के हम उसको चेक करते हैं, अलग अलग तरीके से चेक करते हैं, अलग अलग डायमेंशन से चेक करते हैं, तो उसको टेस्ट केसेस बोलता है। तो पहले हमें टेस्ट केसेस बनानी पड़ती है। ओके, फिर हम उस टेस्ट केसेस को लिए स्क्रिप्ट डिज़ाइन करना पड़ता है। स्क्रिप्ट, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट बनाते हैं यूजिंग सम टूल्स, कि किस टूल का इस्तेमाल करें। जैसे जावा के अंदर, जावा एप्लीकेशन तो जावा के अंदर स्क्रिप्ट बनाएंगे, पाइथन है तो पाइथन के अंदर, जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट बनाएंगे हम। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है हमें। ओके, ताकि उस स्क्रिप्ट से उस टेस्ट को ऑटोमेटेड हम टेस्ट कर सके। ओके, एंड हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाते हैं और हम यहाँ पे टेस्ट डेटा प्रिपेयर करते हैं कि हम किस टाइप का डेटा यूज़ करने वाले हैं टेस्टिंग करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस होती है ये डिज़ाइनिंग प्रोसेस में आती है। तो बिफोर गोइंग टू टेस्ट द एप्लीकेशन और फंक्शनलिटी, आपको सबसे पहले प्लानिंग डिफाइन करनी होती है कि आप किस तरीके की स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले हो, आपका गोल क्या है और कौन सा टूल यूज़ करने वाले हो टेस्ट करने के लिए। सेकंड स्टेज में आता है सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको टेस्ट डिज़ाइन करना होता है, मतलब आप
किस तरीके के टेस्ट केसेस आप चेक करना चाहते हो, तो आपको टेस्ट केसेस बनाने पड़ते हैं और उस केसेस के हिसाब से स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है, ताकि आपको वो उस स्क्रिप्ट के टेस्ट केस के हिसाब से उस स्क्रिप्ट से ऑटोमेशन टेस्टिंग करना है। उसके बाद वो टेस्ट करने के लिए आप डेटा भी प्रिपेयर करते हो कि इस तरह का डेटा मैं दूंगा तो क्या होगा, उस तरह का डेटा दूंगा तो क्या होगा, तो आपको डेटा भी प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इसी को कहा जाता है टेस्ट प्लानिंग। ओके, टेस्ट प्लानिंग में टेस्ट डिज़ाइनिंग कहा जाता है। ठीक है ना, उसके बाद थर्ड आता है टेस्ट एग्जीक्यूशन। टेस्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, जो भी आपने स्क्रिप्ट बनाई है, एक्चुअली यहाँ पे टेस्ट केस के अंदर जो स्क्रिप्ट बनाई है आपने, उस स्क्रिप्ट को क्या करते हो, रन स्क्रिप्ट, एक्चुअल स्क्रिप्ट जो है आपने बनाए वाली, ठीक है, इसको आप रन करते हो यूजिंग फ्रेमवर्क और टूल। ठीक है, तो ये आपने जो भी स्क्रिप्ट बनाई है जिस कोई लैंग्वेज में, तो आपने जो टूल डिफाइन किया था यहाँ पे, टूल और फ्रेमवर्क यहाँ पे, ओके, यहाँ पे टूल और यहाँ पे फ्रेमवर्क। ठीक है, तो जो भी टूल आपने डिज़ाइन किया था, मतलब डिफाइन किया था टेस्टिंग के लिए, उसकी अकॉर्डिंग आपने स्क्रिप्ट बनाई है और फिर आपको फाइनली टेस्ट को एग्जीक्यूट करना है बाय रनिंग ए स्क्रिप्ट यूजिंग ए फ्रेमवर्क और टूल। तो जो भी टूल आप यूज़ करना चाहते हैं उसके अंदर आप क्या करोगे, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करोगे उसका इस्तेमाल करके। ठीक है, उसके बाद आता है रिपोर्टिंग। ओके, अब यहाँ पे जो भी रिपोर्टिंग आती है, मतलब जैसे भी हम टेस्ट क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे हमें अभी रिपोर्ट करना पड़ता है बेस्ड ऑन इस रिजल्ट। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या रिजल्ट आ रहा है, इसको रिजल्ट को कलेक्ट करना है, कलेक्ट रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें रिजल्ट को कलेक्ट करना है, यहाँ पे एनालाइज फेल्यूर। ओके, अगर फेल्यूर होता है तो उसको हमें एनालाइज करना है कि वो फेल्यूर किस तरह से क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसकी कौन से अलग अलग डायमेंशन है जिसके अंदर ये क्या हो रहा है, फेल्यूर हो रहा है। ठीक है, तो ये ठीक है, तो हम यहाँ पे जो भी फेल्यूर जो भी फेल्यूर हमें आए हैं उसको हमें एनालाइज करना है। ठीक है, अब एनालिसिस करने के बाद आपको क्या करना है, जनरेट रिपोर्ट। एक रिपोर्ट जनरेट करना है जिसके अंदर आप सारे डिटेल फिलअप करोगे कि किस तरीके से ये टेस्टिंग के अंदर प्रॉब्लम आया है या नहीं आया है, उसका रिजल्ट क्या है, किस तरह का डेटा उसके ऊपर आपने फायर किया है, कौन सी टेस्ट केसेस से, सारी चीज़ों का आपको क्या करना है, रिपोर्ट देना है। तो यहाँ पे ये 4th नंबर की प्रोसेस में ये सारी चीज़ें होती है। ओके, सो हियर ओके, और जो इसके बाद लास्ट पार्ट जो होता है, यहाँ पे लास्ट पार्ट 7th, यहाँ पे मेंटेनेंस का पार्ट होता है, मेंटेनेंस। ओके, अब यहाँ पे मेंटेनेंस पार्ट होता है। अब मेंटेनेंस में क्या होता है कि मान लो कि हमने पहले एप्लीकेशन को टेस्ट किया था, पहले टेस्ट केसेस बनाई थी, ठीक है, तो उसके हिसाब से अभी कभी एप्लीकेशन के अंदर मॉडिफिकेशन होता है, चेंजेस होता है, फंक्शनलिटी बदल चुकी है, तो पहली टेस्ट केस उसको काम में नहीं आती है। तो बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन चेंजेस और एनीथिंग, आपको टेस्ट केसेस के अंदर क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपडेट द टेस्ट केस, आपको टेस्ट केसेस को अपडेट करना पड़ता है और उसके हिसाब से क्या करना पड़ता है, फिर से वही प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ती है। तो ये होते हैं 7 स्टेप, आपको इसी स्टेप में काम करना है और बहुत आसान है। टेस्टिंग इज सिंपल है, इतनी भी सिंपल नहीं, लेकिन अगर आपको उस तरीके से इसकी ट्रेनिंग मिली तो डेफिनेटली आप अपना जॉब एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो टेस्टिंग आपको लेकिन उस तरीके से पढ़ाना जाना चाहिए, उसके डिटेल में सारी चीज़ें आपको अगर ट्रेनिंग मिलती है सारी, तो डेफिनेटली आप कंपटीशन भी ब्रेक करोगे और सारी चीज़ें आपको आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है आपको इसी प्रोसेस में काम करना है, और एक बार आपको इस प्रोसेस के अंदर सुपीरियरिटी आ चुकी है तो डेफिनेटली आप अपनी जॉब को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करोगे और कंपनी के अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ टेस्टिंग के जो ये होते हैं
और टेस्टिंग के अंदर बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस लेवल पे ये आता है, उसके आगे भी और कुछ आता है, जैसे कि टेस्ट ऑटोमेशन प्रोसेस होती है, जैसे कि हम ये टेस्ट ऑटोमेशन प्रोसेस जैसे कंटिन्यूस टेस्टिंग होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे टेस्टिंग के ऑटोमेटेड टूल्स है वो डायरेक्टली डेवऑप्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं, जैसे कि जेनकिंग होता है, गिटलैब होता है, सर्कल CI होता है उसके साथ, ओके। फिर उसके बाद क्लाउड बेस्ड टेस्टिंग भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्बडा टेस्टिंग होता है, ब्राउज़र स्टैक टेस्टिंग होता है, सॉस लैब होता है। तो ये और भी अलग अलग चीज़ें हो गई, ठीक है। तो लेकिन हमारे इस कोर्स में जो हम यहाँ पे देखेंगे, इसके अंदर भी जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंस और जो आपको अभी चाहिए वो वही पढ़ाएंगे, क्योंकि सारे टूल्स अलग अलग टेक्नोलॉजी को टारगेट करते हैं, ओके। सारे एक टेस्टिंग के अंदर, मतलब टेस्टिंग मतलब इट्स अ ब्रॉड कैटेगरी। तो आपको एक डोमेन चूज़ करना पड़ेगा कि आप किस टाइप की टेस्टिंग में जाना चाहते हो, ओके। जैसे जावा बेस्ड एप्लीकेशन टेस्टिंग है, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग है, सिक्योरिटी है, AI टेस्टिंग है। आप एक टेस्टिंग का एक ये होता है आपका कि एक पर्पज़ होता है कि आप किस टाइप की टेस्टिंग में विद दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी कि आप किस टाइप की एप्लीकेशन टेस्टिंग करना चाहते हो। लेकिन उसके अंदर भी कुछ टूल ऐसे होते हैं कि सबके लिए अप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो हम हमारे इस थ्रू आउट दिस कोर्स जो जेनरिक टूल है जो सब ऑल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के लिए अप्लाई होते हैं वो हम पढ़ेंगे कंपलसरी, और फिर यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि आपको किस टाइप की टेस्टिंग के अंदर जाना है, ओके। तो या फिर ब्रॉड टेस्टिंग पढ़ना है, या फिर जावा बेस्ड एप्लीकेशन पढ़ना है, या फिर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन पढ़ना है, या फिर आपको मोबाइल ऐप भी उसके अंदर पढ़ना है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने ब्रॉड लेवल पे टेस्टिंग का स्किल लेना चाहते हो, ठीक है। तो हियर सिंपली जो जनरल चीज़ें होती है, जैसे कि यहाँ पे वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए सेलेनियम यूज़ किया जाता है, तो इसका वेब एप्लीकेशन के लिए इसका यूज़ होता है, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए इसका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि आपको किस टाइप का एप्लीकेशन टेस्टिंग सीखने हैं, जैसे वेब, मोबाइल, डेस्कटॉप भी सीखने हैं, और कि अब वेब में भी एप्लीकेशन है, जैसे जावा बेस्ड एप्लीकेशन है, पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे ये जो JUnit और TestNG ये जावा एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी जावा के अंदर जो भी एप्लीकेशन बने उसके लिए ये यहाँ पे यूज़ होता है, ओके। उसके बाद जैसे सिप्रेस जावास्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशन के लिए, ओके। तो ये आपको डिफाइन करना है कि आप कितना लेवल पे उसको पढ़ना चाहते हैं टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, टेक्नोलॉजी बहुत सारी ब्रॉड है, वास्ट है, तो जॉब के लिए कितना स्टैंडर्डाइज हमें चाहिए, और फिर उसके अंदर एक्सपर्टीज के लिए कितना चाहिए। तो ये जो फार्मूला है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको वैल्यू मिलेगा, कंपनी में जॉब मिलेगा, आपका वो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। कम पढ़ोगे, छोटा पढ़ोगे, कम ड्यूरेशन में करोगे, तो उसके हिसाब से फिर आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। सो हियर दिस इज ऑल अबाउट द टेस्टिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड द थिंग्स, एंड एक्चुअली वी आर learning or covering the all generalized things, and decide कि वो आपके ऊपर डिपेंड है, जो भी एनरोल हुए इस कोर्स को उनके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके की टेस्टिंग में जाना चाहते हो, या फिर सारे टेस्टिंग सीखना चाहते हो, या फिर ओनली आपको मैक्सिमम टेस्टिंग का मतलब कि सब सेलेनियम ही पढ़ते हैं। टेस्टिंग मतलब सेलेनियम वेब ड्राइवर आता है, उसके बाद फिर ज़्यादा ये कोई अदर सेपरेशन, ये कैटलॉन, ये कोई पढ़ना नहीं चाहता। यहाँ पे जेमीटर भी पढ़ते, उनको पढ़ाया जाता है, लेकिन टेस्टिंग के अंदर एक मैक्सिमम कोर्सेज जो बने वाले हैं वो सेलेनियम का इस्तेमाल करके पढ़ाते हैं। लेकिन अभी जैसे बिहेवियर ड्रिवन है, जैसे ककुम्बर है, जे बिहेवियर है, इसके बारे में भी आपको कोई ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता टेस्टिंग के सिलेबस में, ठीक है। तो हम बेहतर तरीके से डिसाइड करके जो चाहिए हम पढ़ाएंगे, हमारे सब कुछ आता है, नो वरी, ठीक है। So here guys this is just introductory part regarding the testing. So अभी यहाँ पे ये तो हो गया आपका। अब नॉर्मली टेस्टिंग के अंदर और भी कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है, जैसे कि HTML फ्रंट एंड के लिए, तो आपको फ्रंट एंड भी सिखाया जाएगा, फ्रंट एंड, यहाँ पे फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड के अंदर आपको HTML भी सिखाया जाएगा, HTML5। उसके बाद यहाँ पे नंबर 2 CSS3 भी पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, और नंबर 3 आपको जावास्क्रिप्ट भी पढ़ाया जाएगा, ओके, यहाँ पे। और रही बात आपकी सर्वर प्रोग्रामिंग जो होती है, सर्वर, और हम इसको बैकएंड बोलते हैं, बैकएंड। अब बैकएंड के अंदर बहुत सारे चीज़ें आपको अभी ये तो जनरल हो गया कि जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो बैकएंड के अंदर फिर आपको जावा बेस्ड टेस्टिंग के लिए जावा टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे ये पढ़ना है, पाइथन है,
पाइथन टेक्नोलॉजी है, या फिर सी शार्प है, सी शार्प है, और देर इज़ अ लॉट ऑफ लैंग्वेज ETC दैट सपोर्ट द टेस्टिंग प्रोसेस, मतलब टेस्टिंग टूल और फ्रेमवर्क। ओके, तो ये अभी स्पेशलाइज में आता है कि आप जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी में टेस्टिंग करना चाहते हो, पाइथन बेस में करना चाहते हो, सी शार्प बेस में करना चाहते हो। ओके, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये फ्रंट एंड ये सब के लिए तो कॉमन है, यहाँ पे ये सबको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो जावा करे, पाइथन करे या सी शार्प के लिए करे। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे लास्ट डेटाबेस। डेटाबेस, अब डेटाबेस के अंदर भी आपके पास चॉइसेस है डेटाबेस के अंदर भी, कि अलग अलग चॉइस, एक स्टैंडर्ड है चॉइस एक है, और यहाँ पे थोड़ी स्पेशलाइज चॉइस भी है डेटाबेस के लिए। ठीक है, अब डेटाबेस के अंदर दो तरीके के, जैसे बहुत सारे मॉडल है डेटाबेस के, पर यहाँ पे एक है SQL डेटाबेस, SQL मॉडल। ओके, SQL मॉडल है, इसके अंदर आपको SQL बेस जो भी डेटाबेस है, जिसके अंदर स्पेशली आपको RDBMS पढ़ाया जाता है, RDBMS। लेकिन SQL बेस मॉडल जो है, और भी डेटाबेस के मॉडल है, जैसे हायरार्चिकल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है। ओके, तो ऐसे 5 टाइप्स के मॉडल है जो SQL में आते हैं। उसके अंदर हम RDBMS पढ़ते हैं ज़्यादा, क्योंकि यही यूज़ होता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। तो SQL के मॉडल में RDBMS है, और RDBMS सिस्टम जो है उसके अंदर बहुत सारी सिस्टम आती है, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम MySQL है। ओके, उसके बाद पोस्टग्रे है, PostgreSQL है, उसके बाद है ओरेकल। ओके, उसके बाद ओरेकल है, उसके बाद SQLite है, SQLite इस तरीके से SQLite भी है इसके अंदर, और ETC एक्सेट्रा, और बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। नाउ यहाँ पे ये दूसरा हो गया NoSQL मॉडल। NoSQL मॉडल है यहाँ पे, अभी कंपनी इसको भी इस्तेमाल कर रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको आता है MongoDB, ओके, और कैसेंड्रा, ओके, और ETC एक्सेट्रा। इसके अंदर भी अलग अलग तरीके के मॉडल्स आते हैं। ठीक है, तो जनरली आपको टेस्टिंग में सिर्फ SQL मॉडल में ये MySQL पढ़ाया जाता है। ओके, और यहाँ पे SQL के अंदर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज विथ MySQL, ये आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए भी एक बेहतर चॉइस है। आप NoSQL के बारे में पढ़कर उसके ऊपर भी टेस्टिंग के जॉब में बेनिफिट आपको मिल सकता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आप टेस्टिंग में आपको सीखना ज़रूरी होता है, ताकि आप बेहतर तरीके से टेस्टिंग कर सको। ठीक है, और यहाँ पे टेस्टिंग जो प्रोसेस है, जैसे टेस्ट लाइफ साइकिल है, तो ये प्रोसेस में आता है टेस्टिंग प्रोसेस जो है यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आते हैं टेस्टिंग के रिगार्डिंग, अलग अलग प्रिंसिपल्स आते हैं, अलग अलग मेथोडोलॉजीज है टेस्टिंग के अंदर। तो बाद में उसके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आता है आपका, कि थ्योरेटिकल आपको उसका नॉलेज वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, कि बाबा टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है, अलग अलग उसके केसेस कौन से हैं, तो उसका बेनिफिट क्या है, परफॉर्मेंस, मतलब अलग टेस्टिंग करते तो उसका मतलब बेनिफिट क्या हो सकता है हमें। और फिर यहाँ पे टेस्टिंग के टाइप्स के बारे में पढ़ाया जाता है, फिर अलग अलग थ्योरेटिकल सारी चीज़ें चलती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हियर इस तरीके से कोर्स के अंदर हम सारी चीज़ें टेस्टिंग के अंदर पढ़ सकते हैं। ओके, सो नॉर्मली मैंने तो भी आपको यहाँ पे ब्रॉड व्यू बताया यहाँ पे, लेकिन जो कोर्सेज चल रहे हैं मार्केट में वो आपको उनके हिसाब से ही सिलेबस प्रोवाइड करते हैं और उतना ही पढ़ाते हैं। लेकिन ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, मतलब ये बहुत बड़ा सिलेबस है एक्चुअली, ये 7 मंथ में तो कवर होने वाला नहीं है। तो हमारे जो सिलेबस जो डिज़ाइन किया है 7 मंथ के हिसाब से, तो उसी के हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ताकि हम जॉब रेडी बन सके। ओके, तो ये पूरा ब्रॉड कैटेगरी मैंने बनाया है टेस्टिंग के अंदर, बहुत ब्रॉड कैटेगरी ये, और ये यही आपको चाहिए, इसके अलावा कुछ डिमांड नहीं है टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा डेवऑप्स के बारे में भी आपको पूछा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डेवऑप्स के बारे में, लेकिन डेवऑप्स से अलग टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस कहा जाता है उसको, उसके अंदर अलग टूल्स, उसकी अलग प्रोसेस आती है। बट यहाँ पे टेस्टिंग के रिलेटेड आपको जो भी सीखना है, तो आप ये आपका बेस और फाउंडेशन है, और यही सब कुछ है आपका। ठीक है, बाकी वो डेवऑप्स के अंदर जो CI/CD पाइपलाइन हो, तो जस्ट एक ऑटोमेशन इंटीग्रेशन प्रोसेस है, कि ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस रन होते हैं, टेस्ट रन होते हैं, सब होता है, डिप्लॉयमेंट होता है, सब होता है। ठीक है, लेकिन करना क्या है, किस तरीके से करना है, ये तो आपको यहाँ पे ही डिफाइन करना पड़ता है, कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है यहाँ पे। ठीक है, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक
कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कि किस तरीके से हमें टेस्टिंग कोर्स पढ़ना है, किस तरीके से टेस्टिंग के कंटेंट हमें पढ़ना है, क्या टेक्नोलॉजी, क्या टूल्स यूज़ होते हैं, किस तरीके से उसकी मेथड होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आई होप कि आपकी क्लियर हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो